इस पेपर में लेंसेज का भी क्वेश्चन है, इस पेपर में थर्मल का भी क्वेश्चन है, मैग्नेटिज्म का भी है और करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी है। तो काफी ग्रेड 11 का पेपर बनाएंगे और समझ लो थोड़ा सा टर्म, वरना ज्यादातर जनरल फिजिक्स भरा हुआ होता है। अच्छा, किसका माइक ऑन है? अगर म्यूट कर दो मुस्तफा, मैंने कर दिया, ठीक है। चलो अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी करने। आई नो कल बायो का पेपर है, उसको हम जल्दी रैप अप करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो अगेन कल वाली बात कि जब भी आप P4 पढ़ रहे हो तो उसका जो मेंटालिटी है वो है कि क्वेश्चन को पहले बहुत गौर से पढ़ना है, कॉन्टेक्स्ट समझना है, हो क्या रहा है, और सवाल हो जाएगा। तो रेलेवेंट कुछ फॉर्मूला दिमाग में होने चाहिए, और वैसे ये ज्यादातर दे भी देते हैं। लेट्स से एक दे दिया फॉर्मूला ओम्स का। द स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स the relationship between resistance of different lengths of wire and their length. Resistance और length का relationship जानना चाह रहे हैं। Resistance can be found using the equation. अच्छा, यहाँ तक पढ़ के मेरे दिमाग में जो चीज क्लिक होगी वो ये होगी कि यार हमने फॉर्मूला पढ़ा था रेजिस्टेंस, और के हमने 4 फैक्टर्स पढ़े थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। 4 चीजों पर डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। एक है लेंथ ऑफ वायर, जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। एक है रेजिस्टिविटी, जो मटेरियल प्रॉपर्टी वो ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। एक है टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। और चौथा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। दिस इज द ओनली फैक्टर जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया ज्यादा होने का मतलब है थिकनेस, ठीक है। थिकनेस, अगर वायर थिक वायर होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। ऑलराइट, तो ये अभी हम फिलहाल डिस्कस करें कि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वी ऑलरेडी नो दैट लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। ऑलराइट, नाउ अब रेजिस्टेंस निकालते कैसे? रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास कोई मीटर नहीं होता। जैसे वोल्टेज निकालने के लिए वोल्ट मीटर होता है, करंट निकालने के लिए एम मीटर होता है, लेकिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए रेजिस्टेंट मीटर नहीं होता। ओ लेवल में एएस में होता है, ओ में नहीं होता, ठीक है। तो ओ लेवल में रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ते हैं। एक वोल्ट मीटर जिससे हम वोल्टेज निकालते हैं, एक एम मीटर जिससे हम करंट निकालते हैं। फिर ये इक्वेशन यूज करके वी कैन फाइंड आउट रेजिस्टेंस, ठीक है बात। और कह रहे हैं नाउ द स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद डिफरेंट लेंथ्स ऑफ द सेम मटेरियल। व्हाई सेम? अगर सेम बोला है तो इसका क्या मतलब है? एग्जामिनर किस तरफ इशारा कर रहा है, जरा जल्दी से बताएं। सेम मटेरियल बोलने से उसका क्या मतलब है जी? बताएं बताएं, व्हाट इज मेंट बाय सेम मटेरियल? इससे कोई ना कोई इशारा हो रहा है यहाँ पे, और वो क्या है? एनीबॉडी? It will have the same resistance. रेजिस्टिविटी सेम होंगी ना? रेजिस्टिविटी सेम होगी, ये चीज सेम है, यानी कि रेजिस्टिविटी का कोई फर्क नहीं पड़ा, सबकी रेजिस्टिविटी सेम है, ठीक है। इसका ये मतलब सेम रेजिस्टिविटी, सेम मटेरियल का मतलब होता है सेम रेजिस्टिविटी, सेम डेंसिटी वगैरह वगैरह। ओके, now state one property of wire that must be kept same for the student to make a fair comparison. कह रहे बताओ लेंथ चेंज करने से हम चेक करें रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ रहा है। ऑब्वियसली ज्यादा आएगी रेजिस्टेंस, लेकिन बाकी क्या चीजें सेम होनी चाहिए। तो क्या फॉर्मूला था रेजिस्टेंस का? ये जो इन सबको कनेक्ट करता है वो है रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला था कि नहीं? एंड बेसिकली टेम्परेचर भी था, और वो होता तो न्यूमरेटर में होता अगर फॉर्मूला में होता। तो रेजिस्टिविटी तो सेम है क्योंकि लेंथ मटेरियल सेम है। तो और क्या चीज उसको सेम रखनी चाहिए ताकि उसको वो ना करे, क्या कहते हैं इस फॉर्मूला में, वो बीच में ना टांग अड़े। वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया या थिकनेस ऑफ वायर। ही शुड आल्सो कीप द थिकनेस ऑफ वायर सेम सो दैट उसको सिर्फ ये पता चले कि लेंथ चेंज करने से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ी। पता चला लेंथ तो बढ़ाई लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दिया, और जो रेजिस्टेंस बढ़ रही थी वो थिकनेस कम होने की वजह से बढ़ रही थी। या फिर लेंथ तो बढ़ाया लेकिन थिकनेस भी बढ़ा दी। लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ने वाली थी लेकिन थिकनेस बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो गई। अब वो कहेगा सर ये तो आपने तो बोला था लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस ज्यादा आती है, उस बच्चे की तो रेजिस्टेंस कम आ रही है, तो उसने क्या किया होगा? सर लेंथ थोड़ी सी बढ़ाई होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया को ज्यादा बढ़ा दिया होगा। लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ी होगी लेकिन एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस काफी कम भी हो गई होगी। समझ में आ रही बात? तो ही शुड कीप अदर फैक्टर्स कांस्टेंट टू सो दैट अ फेयर कंपैरिजन इज मेड। ऑलराइट, तो इसका आंसर क्या होगा कि द वायर
should have same diameter, same thickness, same cross sectional area, all are correct. ठीक है, टेम्परेचर सेम भी बोल सकते थे, लेकिन मसला ये यहाँ पे कि हम जब ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं डिफरेंट वोल्टेज और डिफरेंट करंट्स पे, तो करंट सेम नहीं रहता, करंट ज्यादा ही होता है, ठीक है, और टेम्परेचर ज्यादा ही होता है, तो उसको हम सेम नहीं रख पाते। पार्ट बी पर आते, पार्ट बी है कि द फिगर 1.1 ड्रॉ ऑन फिगर 1.1 ड्रॉ अ वोल्ट मीटर। मैंने बताया था ये वोल्ट मीटर्स को बनाना बहुत पसंद है, क्योंकि हम लेंथ ऑफ वायर, हमारा कंपोनेंट जो है ये वायर है, तो हम वोल्ट मीटर यहाँ बना लेंगे इस तरह पैरेलल। दिस इज हाउ वी ड्रॉ द वोल्ट मीटर। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, आपको प्रॉपर तरीका पसंद है, तो आप ये ले जाए, इस तरह बना ले। ठीक है, ये इससे ज्यादा प्रॉपर नहीं होगा बस, ठीक है। पार्ट सी पर आ गए। The student places a 40 centimeter length of wire between the crocodile clips shown. He switches on the power supply. कितनी लेंथ रखाई है इस वक्त इसने? 40 सेंटीमीटर की। फिर ये हटाएगा, फिर 20 सेंटीमीटर की। हमने ये बात हमने वर्कशॉप में डिस्कस भी की। क्रोकोडाइल क्लिप्स इसलिए लगाते हैं ताकि वो इजी टू इंस्टॉल, इजी टू अनइंस्टॉल होता है, वायर फौरन से लग जाए, फौरन से। तो कह रहा है नेम द पीस ऑफ apparatus यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ वायर। तो यार 40 सेंटीमीटर की लेंथ मेजर करने के लिए मीटर रूल भी यूज कर सकते हैं, मेजरिंग टेप भी यूज कर सकते हैं, दोनों करेक्ट है। मीटर रूल लिख लें आप, मेजरिंग टेप लिख लें, बोथ आर ओके, ठीक है। लेकिन वो नहीं लिख लीजिएगा वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, वो डायमीटर फाइंड करने के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। वायर आगे आ जाओ। Again, this is something examiner loves to ask in the questions कि क्या बच्चे को स्केल पढ़ना आता है कि नहीं, तो कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो वो इसी तरह यहाँ पे भी है। अच्छा, ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट मिली एम्पेयर्स में वैल्यूज है, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू है जरा पढ़ लें। इसका तरीका ये है कि यार जीरो से चलें और देखें कितने यूनिट्स रिप्रेजेंट करता है 100। तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 units represents a value of 100, then 1 will represent a value of what? So यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 into 100 upon 5 यानी कि 20। कुछ बच्चे इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वो भी सही है। तो हर एक छोटा बॉक्स 20 मिली एम्पेयर से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अगर छोटा बॉक्स ये 120 है, तो ये कितना होगा एग्जैक्टली हाफ वे, तो ये होगा 110 मिली एम्पेयर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये 1 2 3 4 5 5 बॉक्सेस 0.5 है, तो हर एक बॉक्स 0.1 होगा, इसका मतलब, ठीक है। ये 0.6 और ये 0.7 वोल्ट्स, ये मिली वोल्ट्स नहीं है। अच्छा, और ये कितना होगा? अब ये फर्दर 5 बॉक्सेस में, 5 डिविजन्स में ब्रोकन है, तो हर एक बॉक्स 0.2 होगा, 0.02। तो ये जो वैल्यू है ये 0.68 है। इसको ट्रायल एंड एरर से भी चेक किया जा सकता है, 0.62 0.64 0.66 0.68 and 0.70. This is 0.68 volts. All right. क्लियर है यहाँ तक? आवाज सही आ रही है मेरी? Any problem so far? बताएं बताएं। Is it clear? कोई क्वेश्चन है अभी तक? अब याद रखें एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट है कि हम लेंथ ऑफ वायर चेंज करेंगे और देखेंगे रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ रहा है। मटेरियल सेम रखा हुआ है वायर का, ताकि ये ना हो कि मटेरियल चेंज करने की वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो जाए। और क्या चीज सेम रखी है? पार्ट ए में उसने हमसे सजेस्ट किया, वो करवाया था, हमने बोला यार थिकनेस भी सेम रखो ताकि सिर्फ लेंथ का फर्क पता चले रेजिस्टेंस पर। ठीक है, जरा मुझे बताइएगा मेरी आवाज क्लियर है, लैग हो रही है क्या? जरा प्लीज इसका जरा फीडबैक दें। नो, वो सुबह की क्लास काफी आज डिस्टॉर्टेड थी। राफे आवाज आ रही है आपको? मुस्तफा सर आ रही आ रही। क्लियर है? ओके। तो मैं जब से पूछ रहा हूँ तो बताना है ना, इंडिविजुअली पूछना पड़ेगा। हाँ,
this होगा। चलो भाई पार्ट डी में देखो हमें टेबल दिया हुआ है और उसके अंदर ये वैल्यू फिल इन करनी है जो कि अभी आपने निकाली। देखो हमने 40 सेंटीमीटर्स के ऊपर ये पैरामीटर्स फाइंड किए थे ना, वोल्टेज के और करंट के। दिस वाज एट 40 सेंटीमीटर्स। वेयर इज इट मेंशन्ड? इट इज मेंशन्ड हियर, ठीक है। और ये आपको अभी बोलेगा भी कि जो आपने उस पार्ट में वैल्यू निकाली है उसको यहाँ फिल इन करो। देखो क्या लिखा, कंप्लीट द टेबल यूजिंग द रिकॉर्डेड रीडिंग। तो देखो वो एक मार्क, ये फ्री का मार्क है, ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हुए हो, उसको वापस से यहाँ लिखना है तो एक मार्क है। लेकिन एग्जामिनर इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा उसका वैल्यूज का ख्याल रख लेना, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैंने कल बताया था जिस तरह बाकी लिखी हुई है बिल्कुल उसको अपनी वाली को भी उन्हीं की तरह आइडेंटिकल बना के लिखना। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड कॉलम में अगर आप देखो, कौन सा वाला कॉलम, वोल्टेज वाला, तो इसमें अगर ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक सारी वैल्यू है तो आप भी 2 तक लिखो और आपकी ऑलरेडी 2 डेसिमल तक ही है। और ये वोल्ट्स में है, ये भी वोल्ट्स में है, तो मसला ही नहीं है, 0.68 लिख लें। और आपकी जो वैल्यू है 110, लेकिन वो मिली एम्पेयर्स में है और यहाँ पे एम्पेयर्स में आपको फिट करनी है वैल्यू, तो डिवाइड बाय 1000 कर लो, या फिर डिवाइड बाय 1000 बोल लो तो 0.110 हो जाएगा। या मिली एम्पेयर्स में करने के लिए मिली को हटाओ तो 10 की पावर -3 आता है, तो भी ये 0.11 आ जाएगा। अभी क्या बेहतर है, व्हाट्स बेटर, शुड वी राइट 0.11 और शुड वी राइट 0.110? व्हाट्स बेटर? सर 110 राइट की सारी 3 है ना एंड जी, में? सब तीन डेसिमल में है, तो आप इसको भी 3 में लिखो, ठीक है, ताकि बाकियों से आइडेंटिकल हो जाए, ऑड वन आउट ना लगे। ओके, और जो है अब रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, वो निकलेगी इजीली। इसको क्या करना है, V अपॉन I यूज कर लें, और वो है 0.68 अपॉन 0.11। इस बात का ख्याल रखना, अक्सर वो रेजिस्टेंस यूज करवा रहा होता है तो ये बच्चे करंट जो है वो मिली एम्पेयर में डाल देते हैं और ये वोल्टेज में ही रहने देते हैं, तो आंसर ओम्स में नहीं होगा। Now what is 0.68 upon 0.11? तो जरा कैलकुलेटर में करके दिखा, मैं कर 0.68 upon 0.11, 6.18, 18 इसको आप कितने में राउंड ऑफ करें, ये देखिए 2 सिग्निफिकेंट या 1 डेसिमल प्लेसेस में सारी वैल्यूज लिखी हुई है, सारी 1 डेसिमल प्लेसेस में वैल्यूज लिखी है, तो आप भी 1 डेसिमल में लिख लें, सो इट शुड बी 6.2। अंडरस्टूड? क्योंकि देखो बाकी जो है उसको 1 में राउंड ऑफ करने के लिए सेकंड डेसिमल प्लेस को देखा जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन, नाउ वी नीड टू प्लॉट। अब देखो ये 4 मार्क का ग्राफ होता है, एक मार्क होता है एक्सेस को लेबल करने का, तो देखो मैं लेबल कर देता हूँ, यहाँ वाई एक्सेस बना दिया, यहाँ एक्स एक्सेस बना दिया। अभी मैं वैसे देखूंगा क्या ये वाई और एक्स एक्सेस सही यहाँ बनाना, बल्कि हाँ ये तो मुझे डिसाइड ही नहीं करना, एग्जामिनर ने खुद बता दिया 0,0 लिख के कि यहीं बनेगा, यहीं क्या बनेगा 0,0, वाई और एक्स एक्सेस यहीं बनेगा, बिकॉज ये देखो 0,0 यहाँ पर, ठीक है। अब हमें सिर्फ लेबल करना है, तो मैं यहाँ y को लेबल करूंगा, x को लेबल करूंगा along with the units, वो भी इसने खुद मेंशन किया है। R ohms on the y axis, तो सिर्फ यहाँ लिख लें R in ohms, x और x पे क्या लिख लें L in centimeters, you get 1 mark, easy। अब आ जाते हैं टेबल की वैल्यूज, R and L, this and this, फर्स्ट कॉलम एंड द फोर्थ कॉलम। सो मैं लेंथ इज 20, अच्छा पहले जरा इसकी वैल्यूज फिल इन कर लेता हूँ। तो वैल्यूज कैसे फिल करना है, हमें मैक्सिमम जाना है 100 तक, मैक्सिमम 100 तक जाना है, तो 100 शुड लाई समवेयर है, यहाँ होना चाहिए 100 या यहाँ होना चाहिए 100, ठीक है। अब 100 कैसे आएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको ले लेता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, देखा आ गया ना। इस तरह आपको 100 लेना। अब इतनी सारी वैल्यूज को मार्क करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ इसको डायरेक्टली कर लेता हूँ 20, 40, 60, 80 एंड 100, ठीक है। यानी कि 5 बॉक्सेस रिप्रेजेंट्स 10, एक्स एक्सिस के ऊपर 5 बॉक्सेस रिप्रेजेंट्स 10, तो 1 बॉक्स एक्स एक्सिस के ऊपर, 1 स्मॉलेस्ट बॉक्स रिप्रेजेंट्स हाउ मच, 2 सेंटीमीटर्स। एक्स एक्सिस पे एक बॉक्स 2 सेंटीमीटर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं वाई एक्सिस देखूं
y एक्सिस के ऊपर y एक्सिस के ऊपर हर एक बॉक्स कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी मैं जरा मार्किंग कर लूँ उसके बाद y एक्सिस का अगर मैं देखो यहाँ पे वो है वो क्या है, y एक्सिस पे r था, r मैक्सिमम जा रहा है 15.4 तक, तो मुझे इंश्योर करना है 15.4 यहाँ टॉप पे कहीं आए, इस रीजन पे कहीं आए, ठीक है यहाँ पे। तो किस तरह की वैल्यूज लूँ मैं देख लेता हूँ भाई, अगर इसको लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 एंड यस ये आ जाएगा 15 एंड ये आ जाएगा 16। तो यही सबसे बेहतर सिलेक्शन यही है इसका मतलब, ठीक है। तो आपको ये जरा गौर से देखना है कि स्केल क्या रखना है। तो भाई ये देखें, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, 8 है, ये 10 है, ये 12 14 एंड 6, ठीक है। मैंने बीच वाली मार्क नहीं किया, और तो ये करना जरूरी है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, वाई एक्सिस पे अच्छा मैंने मेरे ख्याल से एक्सिस गलत लिखा है, 5 बॉक्सेस रिप्रेजेंट 10, तो 10 बॉक्सेस रिप्रेजेंट, ठीक है सही है। और वाई एक्सिस के ऊपर 10 बॉक्सेस रिप्रेजेंट 2, तो 1 वाई पे भी, वाई पे हर एक बॉक्स कितना है 0.2 ओम, वाई एक्सिस पे हर एक बॉक्स 0.2 ओम्स, ठीक है 0.2 ओम्स। और तो ये मैंने यहाँ पे अच्छा स्केल मेंशन करना कोई जरूरी नहीं होता, और ये सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए। अब चले आप पॉइंट्स प्लॉट करते जाते हैं, और वो क्या पॉइंट्स हैं वो हैं सबसे पहले 20 पे 3.2, 20 पे 3.2, ओके। अब मैं ब्लू से पॉइंट करता हूँ 20 पे 3.2, सो विच इज दिस पॉइंट, नो 40 पे हो गया, दिस इज 3.2, ठीक है ये 3 है और एक बॉक्स ऊपर 3.2 है, ओके। देन वी हैव 40 पे 6.2, 40 पे 6.2, देन वी हैव 60 पे 9.9, 60 पे 9.9 जो है ना वो यहाँ होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर है 9.9, क्योंकि ये 9.8 है, ये 10 है, 60 पे 9.9, उसके बाद 80 पे 12.4, 80 एंड 12.4, ऑलराइट, ओके। 115.4, 115, देखिए मेरा पूरा मैक्सिमम ग्राफ कवर हुआ है, तो योर ग्राफ शुड कवर मोर देन हाफ ऑफ द ग्राफ पेपर, मेरा पूरा 99% कवर हुआ है ग्राफ पेपर, ठीक है, सो दैट्स द बेस्ट। ओके, अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन। अच्छा यहाँ पे 4 मार्क में से 3 मिल गए। नंबर 1 इसको लेबल करना अलोंग विद यूनिट्स, नंबर 2 ऐसा स्केल सेलेक्ट करना कि योर ग्राफ कवर्स मोर देन हाफ ऑफ द ग्राफ पेपर, the scale should not be awkward, ये नहीं होना चाहिए 3 7 11, ये नहीं होने चाहिए नंबर्स 1 2 3 4 5 2 4 6 8 5 10 15 20 ये होने चाहिए, और पॉइंट्स करेक्टली प्लॉट हुए होने चाहिए, और काफी बड़े होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स प्लॉट होने चाहिए, शार्प पेंसिल्स। 3 मार्क्स। अब चौथा मार्क है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब ऐसी लाइन बनानी है कि उसके ऊपर जितने पॉइंट्स हो उतने ही नीचे पॉइंट्स हो, और क्योंकि मुझे एक चीज ऑलरेडी थोड़ी सी पता है तो मैं पाकिस्तानी मेथड अपनाऊंगा कि व्हेन लेंथ इज 0 द रेजिस्टेंस शुड बी 0 भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मुझे पता है ये कहीं ना कहीं ओरिजिन से गुजर रही होगी, सही। अब हम इसका लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, ये देखिए भाई, हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे विद अ पर्पल कलर। सो अब मुझे ये देखना है कि यार मैं कैसे लाइन को गुजारूं, कौन कौन से पॉइंट्स कवर हो, तो ये देखिए अब मैं ट्रायल एंड एरर से बनाऊंगा, आप लोगों को सॉफ्ट हैंड रख के बनाना है इसको, ठीक है।
तो ये है अकॉर्डिंग टू मी द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। उससे क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ एक वैल्यू ये ऑफ ऊपर हो जा रही है थोड़ी सी, ये भी लाइन पे लाई कर रही है, ये भी कह रही है। अच्छा, और ये जो है, अच्छा अगर इसको मैं हल्का सा यूं कर दूं, ये जो पॉइंट है ये लाइन के बिलो लाई कर रहा है, ये लाइन के ऊपर लाई। This is lying below the line, this is lying above the line, so I can call this the line of best fit। ठीक है, ओके, इसको पूरा एक्सटेंड कर लें ताकि ग्राफ पूरा कवर हो जाए। नाउ अब कह रहे हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, ये हमने कल बात की थी रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एल, तो वो क्या है उसके लिए डायरेक्ट रिलेशनशिप, बिकॉज स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से भी पास कर रही है, सब बोलेंगे आर एंड एल, आर एंड एल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अगर ये आपको कंफर्म नहीं होता कि सर पता नहीं मेरी बेस्ट लाइन ओरिजिन से गुजर रही है कि नहीं, तो अगर आप ऐसी लाइन है भी ओरिजिन से भी गुजरे, फिर भी अगर आप लिख लेना इट्स अ लीनियर रिलेशनशिप व्हेन एल इंक्रीजेस आर आल्सो इंक्रीजेस, दैट्स आल्सो एक्सेप्टेबल। तो अगर आपको बहुत कंफर्म ना हो कि स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से गुजर रही है कि नहीं, तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मत लिखिएगा, क्योंकि इवन इफ यू राइट यहाँ पे, अगर मैं इसका आंसर ये लिखता ना दे आर लीनियरली रिलेटेड as L increases, R also increases linearly, that would have been a correct answer also। ठीक है, सो देखिए 4 मार्क्स मिल गए लाइन बनाने के और 1 मार्क मिल गया इसका, तो 5 मार्क्स। अब देखो छठा मार्क भी इसी से आंसर होगा। तो ग्राफ वाला क्वेश्चन बहुत स्कोरिंग होता है, क्योंकि वो उसी ग्राफ को यूज करके आपको आगे आंसर्स करने होते हैं। अगला पार्ट में हमें 14 ohms के ऊपर लेंथ क्या होगी, डिटरमिन द लेंथ यूजिंग द ग्राफ। तो 14 ohms पे मैं जा रहा हूँ, जो कि y एक्सिस पे 14 ohms है। अब डॉटेड लाइन बनानी, सिर्फ आपको ये नहीं खुद से स्केल से देख लिया, एग्जामिनर को एविडेंस भी चाहिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनानी है। अभी मैं इसको डॉटेड कर दूंगा और उसको यूं नीचे लेकर आना है, उसको बताना है एग्जामिनर को भाई डॉटेड देके मैं इसको कर रहा हूँ। तो ये नीड टू ड्रॉ डॉटेड लाइन, और उसको बताना है कि अच्छा आपने ये जो वैल्यू निकाली है 90 सेंटीमीटर्स फॉर अ रेजिस्टेंस ऑफ 14 ohms, ये आपने ग्राफ को देख के कैसे निकाला। ठीक है, इसका आंसर जो है वो है लेंथ ऑफ 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब एक और स्टूडेंट है, वो ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कर रहा है, लेकिन एक वायर यूज की ना 40 सेंटीमीटर 120 की कर रहा है। तो थोड़ा दिमाग में ये भी ले आया करें, थोड़ा आइडिया ले आया करें कि उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी या कम होगी। उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है। अच्छा, उसने क्रोकोडाइल क्लिप्स लगाई हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग 120 सेंटीमीटर्स वायर। अच्छा, लेकिन वो क्रोकोडाइल क्लिप अलग अलग जगह पे लगा रहे हैं। क्रोकोडाइल क्लिप का मतलब है ये वाली, यानी लेट्स से उसने अगर क्रोकोडाइल क्लिप यहाँ लगाई है 120 सेंटीमीटर्स की वायर के अंदर, तो ये लेंथ सिर्फ यूज होगी, बाकी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा जरा गौर से। लेट्स कंसिडर ये वायर है 120 सेंटीमीटर, ठीक है, और सब क्रोकोडाइल क्लिप बिल्कुल एंड्स ऑफ वायर पे लगी हुई है। वेयर आर द एंड्स, वन एंड द अदर एंड। इस वजह से करंट इज पासिंग थ्रू ऑल ऑफ द लेंथ ऑफ वायर, सो ऑल ऑफ 120 सेंटीमीटर्स विल बी यूज्ड। वैसे यहाँ पे 40 थी, लेकिन कंसिडर करो दूसरे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, पार्ट ई। अब ये क्रोकोडाइल क्लिप अगर यहाँ लगा दूं, सोचें दिस क्रोकोडाइल क्लिप इज प्लेस्ड ओवर हियर। नाउ व्हाट विल बी द पाथ ऑफ करंट? नाउ करंट विल कम आउट फ्रॉम हियर, go passes through this much length of wire and through the crocodile clip, because it is a conductor metal का बना हुआ, उससे ये वायर कनेक्ट होगी और करंट विल पास थ्रू। बट माय क्वेश्चन इज, क्या ये वाली लेंथ ऑफ वायर, will this length of wire experience current? No। बेसिकली उसी 120 सेंटीमीटर वायर को हम क्रोकोडाइल क्लिप की मदद से चाहे तो लेंथ कम कर दें, जिस तरह के हम वेरिएबल रेजिस्टर में करते हैं, रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। तो ये समझ लो वही है, क्रोकोडाइल क्लिप जितना यहाँ पे ये वाला लगा होगा, ये वाला तो फिक्स कर देंगे,
और ये जो है इसको मूव करते रहेंगे, जितना ये राइट पे लेके जाएंगे उतनी ज्यादा करंट ज्यादा लेंथ ऑफ वायर से होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो पार्ट ई में ये बोलना चाह रहा है कि he connects two parallel clips at different points so that the required length of wire for each measurement is between them for each reading. Now he switches off the power supply after each reading and waits for a short time before taking the next reading. Suggest a reason for waiting for a short time. तो वो क्या कर रहा है, वो वायर की लेंथ को चेंज कर रहा है यूजिंग द क्रोकोडाइल क्लिप, और हर दफा नई रीडिंग के साथ वो नई वैल्यूज निकालता है वोल्ट मीटर और एमीटर की, ताकि नई रेजिस्टेंस फाइंड करे। लेकिन वो हर दफा करने से थोड़ा सा वो पहले वेट करता है, यानी हर नई रीडिंग लेने से पहले थोड़ा वेट करता है। एक दफा रीडिंग ले ली किसी लेंथ पे, स्विच ऑफ किया, उसके बाद थोड़ी देर वेट किया और फिर नई रीडिंग ली। उसका क्या रीजन है? तो भाई जितनी देर करंट चल रहा होता है ना, वो वायर को हीट अप करता है, और हीट अप करने की वजह से वायर की रेजिस्टेंस वैसे ही बढ़ जानी है। तो ये चक्कर है। तो जो टेम्परेचर वाला फैक्टर जिसकी शुरू में बात की थी वो है, तो क्या लिखेंगे, सो दैट या ही लेट्स द वायर टू कूल डाउन बिफोर टेकिंग नेक्स्ट मेजरमेंट। सही है, या आप यूं भी बोल सकते थे द वायर्स हीट्स अप, द वायर्स हीट अप। ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, क्यों थोड़ी देर के लिए वो ऑफ कर देता है। ठीक है, जो करेक्ट सेंस बनाएगा वो यहाँ पे एक्सेप्ट होएगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ सजेस्टेड आंसर। ठीक है, ओके। पार्ट 2, अब देखो ये लेंस का क्वेश्चन है। तो लेंस के क्वेश्चन में हमें पता है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है फोकल लेंथ के बारे में। और फोकल लेंथ हम लोग काफी दफा पढ़ चुके हैं लेंस में। अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है और वो लेंस को टकराती है, तो उसके मिड से ऐसे बेंड होती है कॉन्वेक्स लेंस से कि वो ऐसी जगह बेंड जहाँ पे वो कन्वर्ज होती है वो कहलाता है फोकल पॉइंट, और ऑप्टिकल सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ। ठीक है, सो अगर कंसिडर करें लैंप से अगर हम पैरेलल रेज निकाल रहे हैं, कैसे पता चला पैरेलल रेज आ रही है? क्योंकि हमने इसके अंदर जो ये होल किया है, ये होल सिर्फ पैरेलल रेज को अलाउ कर रहा है, सिर्फ नैरो बीम को अलाउ कर रहा है, और नैरो बीम में रेज सारी पैरेलल होंगी आपस में। ठीक है, जी, यहाँ से रेज आएंगी और वो यूं कुछ कन्वर्ज होंगी। अच्छा, अब स्क्रीन को हम मूव करेंगे, या तो स्क्रीन को मूव करेंगे या तो लेंस को मूव करेंगे फॉरवर्ड्स और बैकवर्ड्स, या स्क्रीन को मूव करेंगे फॉरवर्ड्स और बैकवर्ड्स, until we get a bright sharp image on the screen। जहाँ पे शार्प इमेज बनेगा यहाँ पे, इसका मतलब है यहाँ पे रेज बेस्ट कन्वर्ज यहीं हो रही है। इसका मतलब वो पॉइंट होगा जो यहाँ से लेके यहाँ तक कहलाएगा फोकल लेंथ। ठीक है, so we can either move screen backwards or forwards, or we can move lens backwards and forwards until we get a sharp image on the screen. Over there we'll lock the positions of the screen and the lens, and we'll measure this distance. The center of the lens, remember optical center किस यहाँ होता है, लेंस एजेस के बीच में, ये एजेस हैं इनके बीच में। यहाँ पे मैं एक सेट स्क्वायर का इस्तेमाल बता दूं, क्योंकि सेट स्क्वायर होता है जो कि हम कुछ इस तरह यूज करते हैं। इसके ऊपर मैं वैसे कल बात करूंगा सेट स्क्वायर के ऊपर। ये ये क्या इंश्योर करता है, ये सेट स्क्वायर इंश्योर करता है इसकी हम ये जो ग्राउंड है, इसकी जो बॉटम एज है, इसको जमीन के साथ बेंच के साथ अलाइन करते हैं। इसकी वर्टिकल साइड अगर स्क्रीन के साथ अलाइन हो जाएगी, इसका मतलब स्क्रीन इज एग्जैक्टली वर्टिकल टू द ग्राउंड। इट इंश्योर्स दैट स्क्रीन इज वर्टिकल टू द बेंच। ठीक है, और दूसरा किसके लिए इस्तेमाल होता है? लेट्स से यहाँ पे हमने मीटर रूल रखा हुआ है लेंथ मेजर करने के लिए। ठीक है, ये मीटर रूल रखा हुआ है लेंथ मेजर करने के लिए। इफ द दिस अगर अब देखो क्या होना चाहिए, मीटर रूल शुड बी क्लोज टू द लेंस ताकि रीडिंग करीब से ली जाए। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट दूर है जिसकी मेजरमेंट लेनी है, तो फिर हम उसके दरमियान जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए भी यूज करते हैं एक सेट स्क्वायर। इस सेट स्क्वायर क्या करेगा, देखो ये जो गैप है इसको ब्रिज करेगा, यानी कि हमें पता चल जाएगा अच्छा ये एज जो है लेंस की ये मीटर रूल के ऊपर कहाँ है। ठीक है, इस तरह इसको हमें और वैसे इसको यहाँ करीब होना चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे हम रखेंगे सेट स्क्वायर को, ये बता देगा अच्छा मीटर रूट पे ये जो वैल्यू है ये शो कर रही है इस एच की। इसी तरह एक सेट स्क्वायर यहाँ रख लेंगे, ये जो वैल्यू है ये एच शो कर रहा है और इनके बिल्कुल बीच में होगा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, खैर इतनी डिटेल में फिलहाल नहीं पूछा हुआ, तो हम आगे चलेंगे। ओके, सो दिस डायग्राम के ऊपर से हमें मेजर करना है। मेजर का मतलब है यू नीड टू इंस्ट्रूमेंट्स मेजर टू द नियरेस्ट मिलीमीटर, और आपका स्केल जो है वो मिलीमीटर्स में ही होता है। राइट, फॉर एग्जांपल ये आपका मैं स्केल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 0 है और ये 1 है सेंटीमीटर्स के अंदर। इसके बीच में बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में एक होता है बड़ी सी लाइन, वो शो करती है 0.5 सेंटीमीटर्स या 5 मिलीमीटर। सही, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो लेट सपोज ये जो लेंथ आ रही है आपकी वो ये आ रही है, इसको तक मेजर करेंगे, आप 5 बोल दें या तो इसको 4 बोलते हैं, इसको बोलते हैं नियरेस्ट मिलीमीटर तक इसको राउंड ऑफ करें। डू नॉट कॉल इट 4.5 बिकॉज यू आर नॉट श्योर। ठीक है, that is what is meant by जो भी वैल्यू आ रही है उसको नियरेस्ट मिलीमीटर में राउंड ऑफ करके बता। ठीक है, तो आपको ये स्केल से मेजर करना होगा, ये हार्ड कॉपी के ऊपर होगा, ये क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो वैल्यूज आ रही हैं फ्रॉम द मार्किंग की, दे आर 2.5 सेंटीमीटर एंड 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, दीज आर द वैल्यूज दैट यू विल गेट। ओके, लेकिन अगले पार्ट्स हम कर सकते हैं। कह रहा था द फिगर इज ड्रॉन टू 1/4 ऑफ फुल साइज। 1/4 ऑफ फुल साइज का मतलब ये है कि अगर एक्चुअल में इसकी लेंथ 100 है तो ऑन मैप 1/4 है यानी कि 25 है, या फिर अगर एक्चुअल में इसकी लेंथ 1 है तो मैप के ऊपर 0.25 है। एक ही बात है, 1/4 का ये मतलब है। ठीक है, 1/4। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये मैप के ऊपर ये वैल्यूज 2.5 है मैप के ऊपर, तो एक्चुअल में कितनी होगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन से करके बता दें, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। So if in 1/4 का ये मतलब on the map is 1/4, then in actual it is 4। ठीक है, so 2.5 upon 0.25 and we get the answer which will be 10। now what is u? u किसको बोला है? So calculate the total distance u between the lens and the object। lens and the object, measure the length x and y। okay, जो x है बेसिकली ये u है, ये लिखा हुआ है डिस्टेंस u is between lens and the object। ठीक है, तो ये 2.5 को मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं। यूं भी बोल सकता था, रुको इसको वैल्यूज में अगर आपको और आसान वैल्यूज चाहिए तो यूं करें, आसान वैल्यूज चाहिए तो यूं करें 4 और 1, ये भी तो 1/4 है। ठीक है, तो ऐसे करें 2.5 into 4 you get 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह 6.3 into 4, इसकी जगह आप 6.3 डाल के देख लें, you will get कि जो ये डिस्टेंस है y किसको बोला हुआ है इसने, v किसको बोला हुआ है सॉरी, बिटवीन द लेंस एंड द स्क्रीन। जो यहाँ पे y है वो एक्चुअल में v है, और वो 6.3 into 4 करो, so you will get 25.2। ठीक है, आप इसको 10.0 भी लिख सकते हैं, बट यू कैन नॉट राइट मोर देन 1 डेसिमल प्लेस ऑफ सेंटीमीटर बिकॉज यहाँ पे ये वैल्यूज यूज हुई हैं जो कि स्केल से मेजरमेंट्स ली गई, नियरेस्ट मिलीमीटर वाली हैं। नियरेस्ट मिलीमीटर मतलब 1 डेसिमल प्लेस ऑफ सेंटीमीटर। ओके, अब देखो ये फॉर्मूला सिलेबस में नहीं है फोकल लेंथ निकालने का, ये इंटरमीडिएट वाले हजरात पढ़ते हैं, ए लेवल्स में भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कोई भी ऐसा फॉर्मूला होगा वो खुद प्रोवाइड करेगा, वो बहुत ही आसान चीज होती है, सिर्फ पुट वी हैव टू पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। दो सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए, u और v की वैल्यूज डाल दो, भले ये वैल्यूज गलत भी होंगी ना जिसकी, वो सिर्फ यहाँ डाल दे, उसको ECF के मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो इसको आप कर लें तो ये हो जाएगा 10 into 25.2 upon 10 plus 25.2, एंड जो भी इसका आंसर आएगा वो आएगा 7.159। दो में राउंड ऑफ करने के लिए थर्ड वैल्यू को देखा जाएगा जो कि 5 है, तो वो एक पीछे ऐड कर दें, इट्स गोइंग टू बी 7.2। I hope it is clear। Part B है, the lens manufacturer states that the lens has a focal length of 7
अब ये काम की बात है, इसलिए गौर से सुनिएगा, ये टेक्निकल बात है, इसको सुनना है आप, कि थ्योरी और एक्चुअल एक चीज होती है। थ्योरी में कुछ ये वैल्यू आ रही है और जब हमने लैब में एक्सपेरिमेंट किया तो कोई और वैल्यू आ रही है। तो कितना डिफरेंस हो कि हम बोले हाँ ठीक है ये तो एक्सपेरिमेंटल एरर होता है, विद इन दिस इज विद इन एक्सपेरिमेंटल एरर, विद इन एक्सपेरिमेंटल एरर के लिमिट्स, तो ये एक्सेप्टेबल। तो वो है 10%। if the difference between the theoretical value and the actually done experiment value is within 10%, if the difference is within 10%, it's okay. It will say yes, कि जो theoretical formula है, theoretical value है, it is consistent with the actual value performed in the experiment. ठीक है, but if it's more than, the difference is more than 10%, we say no, they are there's some error, there's some problem. ठीक है, तो 10% तो एक्सपेरिमेंटल एरर होता ही होता है, जिसमें ह्यूमन रिएक्शन एरर है, अदर रैंडम एरर्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं, जैसे कि हवा चलना वगैरह। एक्सप्लेन गिविंग रीजन वेदर योर रिजल्ट्स एग्री विद द मैन्युफैक्चरर्स वैल्यू, क्या मैन्युफैक्चरर की वैल्यू से एग्री करता है। मैन्युफैक्चरर ने बोला था फोकल लेंथ 7 सेंटीमीटर है, हमने लैब में परफॉर्म किया, तो ऑब्वियसली हमने कोई बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा, इतना अच्छा एक्यूरेट नहीं होगा। हो सकता है हमारा जो मीटर रूल है वो वर्टिकल ना हो, हॉरिजॉन्टल ना हो, हमारी स्क्रीन वर्टिकल ना हो, हमारा लेंस थोड़ा बेंड हुआ हुआ हो, पैरेलल टू स्क्रीन ना हो, सही। हो सकता है हमने डिस्टेंस गलत ले लिया हो थोड़ा सा, तो ये सारे मसाइल हो सकते हैं। तो उस वजह से 10% का एरर इज ओके, इफ इट इज विद इन 10% डिफरेंस तो इट्स ओके। तो हम जरा चेक कर ले, तो एरर कैसे निकालते हैं, ये देखो 7.2 माइनस 7 थ्योरेटिकल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन, अच्छा किसी को भी पहले माइनस कर लो, बाहर जो मॉड बनाया है, मॉड का मतलब होता है जो भी आंसर नेगेटिव में होगा अंदर उसको पॉजिटिव में कंसिडर, और यहाँ होती है ओल्ड वैल्यू। अब यहाँ ओल्ड वैल्यू जो है बेसिकली मैं ले लेता हूँ लेट्स से इसकी 7 सेंटीमीटर, जो कि मैन्युफैक्चरर ने हमें बताई। आप 7.2 भी ले लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें जरा, इसको क्या आंसर आ रहा है, व्हाट डू वी गेट, 7.2 माइनस 7 अपॉन 7 multiply by 100, we get 2.85%। इसका मतलब ये है कि जो एरर है वो 2.85% के अंदर है, तो हम बोलेंगे हाँ यार ये जो है ना कोई बड़ा मसला नहीं है, यस वैल्यूज आर, लिखेंगे यस द वैल्यूज आर कंसिस्टेंट with each other since the difference is within 10%। ठीक है, error is less than 10%, so yes they are consistent। क्लियर है भाई यहाँ तक बात, बताइएगा जरा मुझे, any प्रॉब्लम। आगे चलें, ओके देखो क्वेश्चन 3 और 4 अब छोटे क्वेश्चन हैं, इंशाल्लाह जल्दी जल्दी हो जाएंगे, इसलिए इसको जरा हम क्विकली करें। ये थर्मल का टॉपिक है, थर्मोमीटर, बीकर, वाटर तो नजर आ रहा है, और जो है क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन समझना जरूरी है स्टूडेंट। इन्वेस्टिगेट्स द इफेक्ट ऑफ इंसुलेशन ऑन द रेट ऑफ कूलिंग वाटर, cooling of hot water। She pours 200 cm cube of hot water into a beaker as shown. She waits a short time, then starts stopwatch and records the temperature of water. This time T equals to 0. Suggest why the student waits a short time before recording the। अच्छा अब क्वेश्चन में हो क्या रहा है पहले तो ये समझना है, ऐसे ही आंसर नहीं पूछे, जब तक समझना है सवाल पूछ क्या रहा है नहीं आंसर करना। वो इन्वेस्टिगेट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टिगेट कर रहा है इफेक्ट ऑफ इंसुलेशन ऑन द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट वाटर। इंसुलेशन दो तरह की होती है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन और थर्मल इंसुलेशन। इसका काम होता है, लेट्स से इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का काम होता है जो आपके फोन के चार्जर में वायर, रबड़ की वायर है, ऊपर इंसुलेशन है, उसलिए होती है ताकि आपको करंट ना लगे, तो टू प्रिवेंट करंट फ्लो आउटवर्ड्स और इनटू। सीधा थर्मल इंसुलेशन होती है कि हीट बाहर ना जाए और ना बाहर की हीट अंदर आए, उसके लिए हम कपड़ा लगा सकते हैं, कपड़ा एक इंसुलेटर है, वुड लगा सकते हैं अराउंड वगैरह, ठीक है। अच्छा अब इसमें हमने इसका तरीका ये है कि थर्मोमीटर डिप किया, प्लीज रिमेंबर थर्मोमीटर डिप करने की कुछ खास बात है,
it should not be touching the beaker ka bottom, or neither should it be touching the walls. How much should the should the thermometer be dipped inside the beaker? 1/3 of the thermometer should be 1/3 से लेके half, लेकिन बेहतर है 1/3. The 1/3 of the thermometer should be dipped inside the beaker so that ये जब ऊपर आए वैल्यू तो वो रीडेबल हो, ऑब्जर्व कर सके आप. जब भी थर्मोमीटर की लिक्विड राइज करे, पता चले राइज करके पानी के अंदर ही रह गया तो मसला होगा रीड करने में, वो पानी हिलता रहता है. ठीक है. सो 1/3 ऑफ द थर्मोमीटर शुड बी डिप्ड इनसाइड द बीकर. ऑलराइट. रिटॉर्ट स्टैंड में होना चाहिए वगैरह वगैरह. और यहाँ पे बेहतर है हम एक वो भी लगा देते स्टरर, ताकि वो पानी को हम मिला मिक्स करते ताकि टेम्परेचर यूनिफॉर्मली स्प्रेड. ठीक है. तो बीकर में पानी डाल के फौरन रिकॉर्डिंग क्यों नहीं ली? इसकी 2-3 वजूहत हो सकती हैं. अगेन सजेस्ट करना है तो आप क्या बोलेंगे? to let the heat in water be distributed uniformly. ठीक है. to allow uniformly, ताकि सारा का सारा पानी इक्वली यूनिफॉर्म, कहीं पे हो सकता है ज्यादा हॉट लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे, कहीं कोल्ड लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे, तो थोड़ी देर में वो सेटल हो जाएंगे और यूनिफॉर्म टेम्परेचर हो जाएगा. ठीक है. और क्या बोल सकते थे कि ये जो थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ये फौरन तो नहीं बढ़ जाता है, इसको भी थोड़ा बढ़ने में टाइम लगता है. टू लेट द मर्करी कॉलम इन थर्मोमीटर सेटल कम टू अ स्टेडी वैल्यू. ठीक है. ये भी बोल सकते हैं. अच्छा. नाउ नेक्स्ट पार्ट है फिगर शोज द थर्मोमीटर. अब ये वैल्यू पढ़नी है कि अगेन थोड़ा सा लोअर मेनिस्कस बन रहा है, तो ये कौन सी वैल्यू है? दिस वैल्यू इज 84. और यूनिट्स कहाँ होंगी? नहीं लिखी हुई यहाँ पे, तो फिर यहाँ लिखी हुई होंगी. 84 डिग्री सेल्सियस. क्या मैं 84.0 बोलूं? शुड आई राइट 84.0? जल्दी से बताओ. 84.0 लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? या लिख लेंगे तो मसला हो जाएगा या कोई मसला नहीं हो? जी भाई, क्विकली आंसर कर दें इस क्वेश्चन. जी नहीं लिख सकते हम. 84.0 नहीं लिख सकते बिकॉज वी आर नॉट. ये 84 है, ये 85 है, इसके बीच की वैल्यूज मार्क नहीं है. तो आप खुद से 84 इससे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू नहीं लिख सकते. जितनी एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट में लिखी हुई है उससे ज्यादा एक्यूरेट आंसर नहीं हो सकता. सो 84. ठीक है. हाँ, अगर इसके बीच में होता एग्जैक्टली तो मैं 84.5 बोल देता एस्टिमेट करके, सजेस्ट कर. ठीक है. वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हमने क्वेश्चन के शुरू में यहाँ पे किया था, अगर आप ये वाली रीडिंग है, दिस वाज we could see clearly it is halfway between 100 and 120, so we called it 110 milliamp. ठीक है. Okay, moving on to the next one. तो यही टाइम अब यहाँ पे आपको लिखना है. नहीं, ये टाइम है क्या? टेम्परेचर है 0 पे. 0 मिनट्स पे जो टेम्परेचर था पानी का वो कितना था? 84 डिग्री सेल्सियस. तो ये बच्चे हर मिनट में चेक कर रहे हैं टेम्परेचर कितना हो रहा है, ड्रॉप हो गया. 1 मिनट में पानी की टेम्परेचर इतना ड्रॉप हुआ, आई थिंक 8 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया. अगले मिनट में 8 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे अगर मैं डेल्टा टी बताऊं वो है 8 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे डेल्टा टी कितना है? 6 डिग्री सेल्सियस. तो आप देख रहे हैं टेम्परेचर ड्रॉप शुरू में ज्यादा हो रहा है और जैसे पानी ठंडा हो रहा है तो टेम्परेचर ड्रॉप भी कम हो रहा है. उसका रीजन पता है क्या है? जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा between the liquid and the surrounding, greater the temperature difference, greater the cooling effect. ठीक है. उतनी जल्दी पानी ठंडा होगा. अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होगा तो पानी ठंडा भी आ रहा, मतलब उसका टेम्परेचर ड्रॉप भी बहुत स्लोली होगा. तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो ही टेम्परेचर चेंज भी जल्दी जल्दी होगा. ठीक है. टेम्परेचर चेंज भी जल्दी होगा, ये बात याद है. तो ये देखो, जिस तरह टेम्परेचर कम हो रहा है सराउंडिंग के करीब आता जा रहा है पानी का टेम्परेचर, तो उसका जो ड्रॉप है, रेट ऑफ कूलिंग है, वो भी कम होता जा रहा है. यहाँ पे कितने का डेल्टा टी आया? 5 का. तो अभी करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो ये वैल्यू भी छू कर सकते हैं. बताओ कैसे रेट ऑफ कूलिंग कैसे चेंज हो रहा है? तो आप क्या लिखेंगे? रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर डिक्रीजेस as the temperature of water drops या decreases. जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है पानी का, उसका
और यानी कि वो उसका रीजन एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ डिस्क्राइब करना है। एक्सप्लेन करना तो हम बोलते हैं बिकॉज द टेम्परेचर डिफरेंस इज लेस बिटवीन वाटर एंड द सराउंडिंग। ओके, पार्ट 2 में अगेन एक फॉर्मूला दिया हुआ है, हमें सिर्फ फॉर्म अप्लाई करना है, हमें कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना। कह रहे हैं बताओ ये जो एवरेज कूलिंग रेट है ना उसका फॉर्मूला ये है, टेम्परेचर चेंज इन 5 मिनट्स अपॉन 5। सो व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज इन 5 मिनट्स? 5 मिनट्स में कितना टेम्परेचर का चेंज आया? फ्रॉम 84 टू 61। 84 टू 61 23 होता है चेंज इन टेम्परेचर अपॉन 5। 23 अपॉन 5 करें, क्या आंसर आता है? 4.6। 4.6 और यूनिट्स आपको बनाने आने चाहिए अब तक। ये टेम्परेचर चेंज है तो ये डिग्री सेल्सियस होगा, ये टाइम है 5 का यूनिट क्या है यहाँ पे? मिनट्स। डिग्री सेल्सियस पर मिनट, डिग्री सेल्सियस पर मिनट। ऑलराइट, ओके। तो आप देख रहे हैं कितना कॉमन सेंस पे बेस्ड पेपर होता है। फॉर डी द स्टूडेंट नाउ कवर्स द साइड्स ऑफ द बीकर। कह रहे अच्छा मेन काम तो हुआ ही, अभी तो हमने इंसुलेशन तो चेक ही नहीं किया, अभी तो वैसे ही पानी को रख दिया था। अब इसके साइड्स पे कह रहे हैं कॉटन की वूल लगा रहे हैं ताकि उससे इंसुलेशन हो। और अब क्या हमें लगता है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, पहले कुछ सोचेंगे फिर उसको पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ड्रॉप इतना जल्दी नहीं होगा बल्कि लेट होगा। इट विल टेक मोर टाइम फॉर टेम्परेचर टू ड्रॉप बिकॉज हीट कंडक्ट आउटसाइड होने में टाइम लगेगा, उसका हीट जल्दी से लॉस नहीं होगा। तो यहीं पे वही पूछा हुआ है, तो कह रहा है अब देखो ये टेबल है तो 0 पे वही होगा ऑब्वियसली, 0 मिनट्स पे तो 84 ही होगा। लेकिन अब आप देखें पहले ये जा रहा था 76 तक, यानी कि डेल्टा टी 8 डिग्री सेल्सियस था, अब कितना डिग्री सेल्सियस है? 5 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख रहे हैं टेम्परेचर ड्रॉप का जो रेट है, पहले जितना जल्दी ड्रॉप हो रहा था अब उतना जल्दी ड्रॉप नहीं हो रहा। सही है, तो आप क्या बोलेंगे? रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर ड्रॉप हो गया, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर डिक्रीजेस। पहले वहां तो टेम्परेचर गिरने के साथ साथ डिक्रीज हो रहा था, लेकिन अब फॉर द सेम टेम्परेचर, यानी जितना पहले हॉट बीकर वहां पे था, जितना उस पर टेम्परेचर ड्रॉप आ रहा था अब उतना ड्रॉप नहीं आता। सही है, यही पूछा है आपसे, बताओ कि क्या हुआ उसके कूलिंग ऑफ वाटर के रेट को, क्या हुआ? आप बोलेंगे रेट डिक्रीज हो गया बिकॉज शुरू में आप नोटिस करें यहाँ पे 8 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप आया था 1 मिनट के अंदर, अब इसी 1 मिनट के अंदर 5 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप आया है। और उसको अगर एक्सप्लेन करना होता अभी तो हमें सिर्फ वो करना है कैसे हुआ ये, एक्सप्लेन नहीं करना। अगर एक्सप्लेन करने का होता तो मैं क्या बोलता, एक्सप्लेन का लिखता फॉर द सेम 1 मिनट या फॉर द सेम टाइम, ये वैल्यूज लिख देते। डेल्टा टी इज later on in figure 3.2 is 5 degrees Celsius, but over there is 8 degrees Celsius. सही, तो ये एविडेंस होता है। पार्ट 2 पर आता है, the student repeats the experiment again with the same starting temperature 84। ये सेम होना चाहिए वरना फेयर कंपैरिजन नहीं होगा, बाकी चीजें सेम होनी चाहिए, बीकर का साइज वगैरह सब सेम। लेकिन कह रहे वो कैसे अपने स्टूडेंट अपने पैरेटस को चेंज करे कि वो चाहता है कि 5 मिनट के बाद जो टेम्परेचर है वो 71 से ज्यादा हो, मतलब इंसुलेशन और बढ़ जाए, टेम्परेचर ड्रॉप में और कमी, यानी ज्यादा हीट लॉस और लेट हो और स्लो हो जाए, टेम्परेचर अभी भी पानी का 71 से ज्यादा रहे। आवाज आ रही है? ठीक है, तो क्या करे भाई, वो थिकनेस बढ़ा ले इंसुलेशन की, इंसुलेशन की थिकनेस बढ़ा ले या लिड लगा ले, लिड प्लेस लिड ऑन दी बीकर। और क्या कर सकता था, इंसुलेशन की थिकनेस बढ़ा ले, मोर लेयर ऑफ कॉटन वूल, या थिक बीकर यूज कर ले, या बेस जो है अभी भी उसने साइड पे लगाई है ना वूल, बेस तो अभी भी खाली है, बेस पे भी लगा ले, कोई इंसुलेटर लगा ले, लकड़ी लगा ले, कपड़ा लगा ले। सही है, तो इंसुलेट द बेस ऑफ द बीकर ऑल्सो। सो देयर कुड बी मेनी आंसर्स। लास्ट क्वेश्चन इज मैग्नेटिज्म। ठीक है, बस इसको खत्म करें 6:30। देखिए 2 मैग्नेट्स हैं, ये हमने रखे हैं इस तरह, इसका इन्वेस्टिगेट क्या कर रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं कैसी होती हैं बिटवीन द टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। फील्ड लाइंस होती है ना जो आपको पता है नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती हैं,
लेकिन ये तो इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड मैग्नेट थी। अगर दो कंबाइन हो तो कैसी बनेंगी वो चेक करना चाह रहे हैं। P2 का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग कंपास यूज करते थे और इसकी पोजीशन को शिफ्ट करते थे। रिमेंबर, साउथ के पास रखते थे, जहाँ पे कंपास आता था वहाँ डॉट लगाते थे, ए एंड बी मार्क करते थे, फिर कंपास की पोजीशन को शिफ्ट कर देते थे कि उसके जो नया जो उसकी जो टेल है वो पुराने मार्क पे आ जाए, और फिर वापस से मार्क कर देते थे। इस तरह करते रहेंगे, डॉट्स आते रहेंगे, इन सारे डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास फील्ड लाइन आ जाए। क्लियर है? ओके, तो अब यही पूछे आपने। अच्छा, इसने पूछा कि बताओ ये ब्लू टैग क्यों यूज कर रही है, ब्लू टैग क्यों यूज कर रहा है, ये जो है मैग्नेट्स को चिपका क्यों रहा है। वरना क्या होगा, देखो साउथ और साउथ एक दूसरे को जब रिपेल करेंगे मैग्नेट डिस्प्लेस हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, सिंस देयर इज a repulsive force between the south poles of the magnet, the magnets would be displaced, गिर जाएंगे, डिस्प्लेस हो। तो उसको रोकने के लिए हम टेप लगा रहे हैं, ब्लू टैग, जिसको प्लास्टिसीन या प्लेडो बोल सकते हैं। ओके, पार्ट बी में कह रहा है कैसे प्लॉटिंग कंपास कैसे यूज होते हैं। तो ये पूरा P2 का क्वेश्चन है, कोई इसमें P4 की खास एलिमेंट नहीं है, ठीक है। कोई P2 का क्वेश्चन है, आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा कि कैसे कंपास को रखेंगे। तो यहाँ पे देखो, मुझे पता है कि साउथ पोल है, तो मैं कंपास अगर यहाँ रखता हूँ तो ये नॉर्थ पोल इस तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे भाई, हम बताएंगे। Place the compass at one pole, mark two dots A and B on the tail and head of the needle. Shift the compass such that, अच्छा अब यहाँ पे कंपास शिफ्ट करेंगे। लेट्स से मैं, अच्छा ये मार्क यहाँ करके दिखा देना उसको, ए एंड बी। अब कंपास जब मैं शिफ्ट करूंगा तो ऐसे करना है यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि ये इसका ये टेल यहाँ है, तो अब उसकी जो हेड आएगी वो कौन से मार्क पे आएगी, बी मार्क। क्योंकि आपने फिगर के ऊपर ड्रॉ कर दिया है तो एग्जामिनर उसको यूज कर लेगा। शिफ्ट द कंपास सच दैट द हेड is at B mark and remark the tail as C. Join the dots to get C line. और फिर एक लाइन और लिख लीजिएगा, repeat the experiment at a different starting point to get more field lines. Repeat experiment at different starting point to get more field lines. All right, last part and then the end, और वो है, देखो मैंने बोला था 6:30। ड्रॉ द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट, 1 घंटे के अंदर हमने कर लिया, जो कि आपका अलॉटेड टाइम है, उसको हमने एक्सप्लेनेशन के साथ कर लिया। ड्रॉ द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट शी ऑब्जर्व्स इनसाइड इंडिकेटेड बाय द डैश लाइंस। कह रहे ये जो क्या है, ड्रॉ द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट शी ऑब्जर्व। अच्छा, आपके ख्याल से कैसा शेप नजर आएगा अंदर फील्ड का, तो भाई कैसा होना चाहिए। फील्ड लाइन निकलती है नॉर्थ से साउथ, तो याद है आपको, अगर आपको दो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान फील्ड कैसी होती है, रिमेंबर। तो यहाँ पे भी ऐसी होगी, लेकिन दो साउथ है यानी कि दो नेगेटिव चार्जेस है, समझ लो, क्योंकि फील्ड लाइंस एंटर होती हैं साउथ के अंदर। जिस तरह दो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इसके अराउंड भी आपको इसी तरह की कोई फील्ड मिलनी चाहिए। एरोस पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ पोल, और बीच का एक पॉइंट होगा जहाँ पे कोई फील्ड नहीं है।
अच्छी तो नहीं बन रही है मुझसे, बट समवॉट लाइक दिस, ठीक है। बीच में कोई फील्ड नहीं होगी और इस तरह की कुछ फील्ड लाइंस आपको नजर आ रही है। यहाँ पे ये ऑटो करेक्ट हो रहा चाहिए। The field line should not cross over each other, एक दूसरे से क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं इस तरह ही बना देता हूँ, इस तरह की कुछ फील्ड लाइन ये होनी चाहिए। एरोज पॉइंटिंग टुवर्ड साउथ पोल, सॉरी, एरोज पॉइंटिंग टुवर्ड साउथ पोल, ठीक है। ऑलराइट, और अगर यहाँ से बना, हमें सिर्फ इनसाइड का बनाना था ना, इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड यही हो, ठीक है। सिमेट्रिकल होनी चाहिए। चले, दैट्स इट फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह मैं एक लॉन्ग क्लास करता हूँ एटीपी की एट पीसीएचएस कैंपस में, इसका टाइम बता रहा हूँ।